नमस्कार दोस्तों। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने ब्रह्म समाज देख लिया था। ब्रह्म समाज के साथ साथ में हमने आचार्य केशव चंद्र सेन के बारे में बात कर ली थी। उसमें हमने आचार्य केशव चंद्र सेन के साथ साथ में देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात कर ली थी। ये सब बातें हमने की थी। अब जो हमको डिस्कस करना है आगे, जैसे जब हम उसको डिस्कस कर रहे थे तो हमने उनसे संबंधित संस्थाएं भी देख ली थी, है ना। प्रार्थना समाज भी बाद में हमने देखा था। 1867 ईस्वी में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। जी.आर. भंडारकर इसके अग्रणी नेताओं में से थे। और सामाजिक जो बुराइयां हैं उन्हीं से संबंधित, जैसे स्त्री पुरुष विवाह के बारे में, बाल विवाह के बारे में, है ना, जाति प्रथा के बारे में, जो भी उस समय की डिमांड थी वो आवाज़ें इन लोगों ने उठाई, है ना। कहाँ समर्थन करेंगे, कहाँ विरोध करेंगे आपको पता है। जैसे बाल विवाह का विरोध करेंगे, है ना। विधवा विवाह का क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। अब ये एक लाइन में बोल दिया जाता है तो आप ये ना सोचिएगा कि विधवा विवाह का विरोध करेंगे, है ना। इतना तो आप लोग होशियार हैं ही हैं, बचपन से अभी तक पढ़े ही हैं, तब तक यहाँ पहुँचे हैं। अब एक आंदोलन चला था, यंग बंग आंदोलन या यंग बंगाल आंदोलन, और इससे जुड़े हुए थे हेनरी विवियन डेरिजियो। तो यंग बंग आंदोलन को भी हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार ये प्रश्न आया है। इससे रिलेटेड 3-4 प्रश्न बनते हैं, फैक्चुअल प्रश्न है, सबको याद रखना है। हिंदू कॉलेज में एंग्लो इंडियन शिक्षक के तौर पर काम करते थे हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो। और हेनरी विवियन डेरोजियो जो है ये हिंदू कॉलेज में टीचर थे, है ना। इन्होंने ही यंग बंगाल नाम से एक बौद्धिक संस्था बनाने का प्रयास किया, एक बौद्धिक टोली बनाने की प्रयास में ये थे, उसकी जुगत में थे। तो उन्होंने यहाँ पर कुछ जैसे फंडामेंटल बातें होती हैं, कुछ मूल बातें, उनके बारे में विचार किया जाए, उसका प्रचार प्रसार किया जाए। बौद्धिक टोली करती क्या, यही काम के लिए उन्होंने एक टोली बनाई, है ना। जहाँ तक बात इनके जन्म की है तो ये बेसिकली पुर्तगाली थे, पुर्तगाली भारतीय परिवार में इनका जन्म हुआ था, कोलकाता में ही। और मतलब शुरू से ही कॉलेज में युवा विद्यार्थियों को आंदोलित करने का कार्य करते रहते थे। और डेरोजियो ने बंगाल में नवजागरण की एक ऐसी मिसाल जगाई, एक ऐसी शुरुआत की जो आप ये समझ सकते हैं कि इनको उसमें सज़ा भी दी गई। 1831 में इनको हिंदू कॉलेज से निकाल भी दिया गया, ठीक है। और कुछ समय बाद, बहुत ही कम समय में, उम्र में इनका देहावसान भी हो जाता है। बहुत कम उम्र के रहते हैं, कालरा इनको हो जाता है। तो ये चीज़ें सुमेलित करने में आपसे पूछी जाती हैं। इतनी कहानी इसलिए कि इससे अगर कुछ भी और भी पूछ लिया जाए तो आप इसको बता सकें, इसका आंसर दे सकें। ये तो बात हेनरी विवियन डेरोजियो की हुई। एक नाम आपने सुना होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अगर राजा राम मोहन राय के बाद में कोई नाम आता है भारत में समाज सुधारकों के क्षेत्र में, तो इनका नाम लिया जाता है फ़ख्र से। बहुत बड़े विद्वान, संस्कृत के बड़े विद्वान थे और पश्चिमी सभ्यता की बातों से प्रभावित थे, लेकिन केवल अच्छी बातों से, ये ध्यान रखिएगा, अच्छी बातों से ये प्रभावित थे। संस्कृत के ये टीचर थे, अध्यापक थे, संस्कृत के प्रधानाचार्य थे। और संस्कृत अध्ययन के लिए जो ब्राह्मणों के एकाधिकार की बात होती थी, ये जैसे पहले ये था कि संस्कृत कौन पढ़ेगा, तो संस्कृत की बात आती थी कि केवल ब्राह्मण पढ़ेंगे। तो ब्राह्मणों का जो एकाधिकार था, उस एकाधिकार को समाप्त करने का काम इन्होंने किया। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी ज़रूरी शर्त नहीं है कि ब्राह्मण हो तभी पढ़ सकता है, गैर ब्राह्मण भी पढ़ सकते हैं। स्त्रियों के जो समस्याएं थी, स्त्रियों की समस्याओं के क्षेत्र में इनका कार्य बिल्कुल अद्वितीय है। विधवा विवाह के पक्ष में आवाज़ खड़ी की इन्होंने। विधवा विवाह उस समय एक बहुत बड़ी समस्या थी, कोई विधवा से विवाह नहीं करता था और विधवाओं को बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था। माना जाता था कि इसी के कारण जो ये विधवा है, इसी के कारण पति खत्म हुआ है, उसकी जिम्मेदार ये है, समझ रहे हैं। और इस कारण से उनको खराब दृष्टि से देखा जाता था। विधवा विवाह कानून 1855 की बात है, विधवा विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए इन्होंने प्रार्थना पत्र अभियान चलाया
और विधवा विवाह के क्षेत्र में जब इनका ये स्टार्ट हुआ कार्यक्रम विधवा विवाह, तो 1855 की बात है, 1855 में इन्होंने प्रार्थना पत्र देना शुरू किया। 1856 की बात है, सरकार ने इस पर विचार किया और विधवा विवाह कानून को स्वीकार कर लिया। ठीक है, बहुत मतलब ये 1856 का जो ये प्रयास था विधवा विवाह कानून, ये इन्हीं की देन थी, है ना। स्त्री शिक्षा को भी इन्होंने प्रोत्साहित किया। इनका मानना था कि अगर स्त्री को शिक्षित किया जाए वो विचार करने लायक हो जाएगी, कुछ सोच विचार करने की क्षमता आ जाएगी। तो वास्तव में आज भी यही है, अगर सशक्तिकरण करना है तो आप सबसे पहले क्या करिए, आर्थिक सशक्तिकरण कर दीजिए। और आर्थिक सशक्तिकरण अगर हो जाएगा, जैसे जिन महिलाओं को नौकरी मिल जाती है तो वो अपने बल पे अपने पाँव पे खड़ी हो जाती हैं, वो अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सकती हैं काफ़ी हद तक। और जो आर्थिक रूप से भी दूसरे के भरोसे हैं, उनकी तो स्वतंत्रता कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि दूसरों के अंडर में ही रहेगी। ठीक है, इनके बारे में एक प्रश्न और पूछा जाता है, बेथुन स्कूल के सचिव के रूप में उन्होंने कार्य किया था। तो ये तीन चीज़ें इससे पूछी जाती हैं, संस्कृत, बेथुन स्कूल और ये विधवा विवाह। इन्होंने खुद एक विधवा से विवाह भी किया था। कथनी करनी में यहाँ अंतर नहीं था, केशव चंद्र सेन की तरह यहाँ समस्या नहीं थी कि वो कहे दूसरी चीज़ रहे हैं और अपनी लड़की की शादी ज़्यादा उम्र के राजा से कर दे रहे हैं केवल इसलिए कि वो राजा है। यहाँ पर जो ये कहते थे खुद करते भी थे, तो ये इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी। चलिए आगे बात करते हैं। एक सत्यशोधक समाज आपसे पूछा जाता है, और सत्यशोधक समाज में पहला प्रश्न यही बनता है कि सत्यशोधक समाज किसका। तो सत्यशोधक समाज जो है इससे रिलेटेड थे ज्योतिबा फूले। कौन रिलेटेड थे? ज्योतिबा फूले। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले एक माली परिवार में जन्मे थे, और क्योंकि ये निचली जाति में जन्म लिया था इन्होंने, तो इनको जो प्रताड़ना सहनी पड़ी थी या इनके आसपास के लोगों को, जैसे ब्राह्मणों के द्वारा, तो इन्होंने एक शक्तिशाली गृह ब्राह्मण आंदोलन चलाया था लोगों को शक्तिशाली बनाने के लिए। और इसी कारण से इन्होंने 1873 की बात है, ये सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, है ना। सत्यशोधक समाज, उद्देश्य इसका क्या था? ये जो समाज था सत्यशोधक समाज, सामाजिक सेवा करना इसका उद्देश्य था, और जो भी असमानता है उसको दूर किया जाए, जो निम्न जाति के लोग हैं उनको भी बराबरी पर लाया जा सके, स्त्रियों को, निम्न जाति के लोगों को शिक्षित किया जा सके, है ना, शिक्षित किया जा सके। ये प्रयास इन्होंने किया। इनकी एक पुस्तक पूछी जाती है गुलामगिरी, नोट करिए इसी समय, गुलामगिरी। आप लोग नोट करते रहा करिए, नोट्स जब आप बनाते हैं तो आपको तो याद होता ही है, साथ साथ आपके हाथों को याद हो जाता है। जब आप देखते हैं तो आपको तो याद होता ही है, आपकी आंखों को भी याद हो जाता है। जैसे नैनों में कौन बस जाता है कब, याद रहता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन पे भी नज़र डालिए, है ना। तो गुलाम इनकी एक पुस्तक है, गुलामगिरी इन्हीं की पुस्तक है ना, गुलामगिरी ये पुस्तक है। जैसे इन्होंने क्या किया था, सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामी के विरुद्ध काम शुरू किया, तो इन्होंने एक गुलामगिरी की रचना की थी, है ना। और एक पुस्तक इनकी और है, सत्य धर्म पुस्तक, सत्य धर्म, एक इनकी पुस्तक है सत्य धर्म और एक है गुलामगिरी, तो इन्हीं की पुस्तक है। मुझे बीच में लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं मिस कुछ कर रहा हूँ, तो इन्हीं की पुस्तक है। ठीक है, नोट करते रहिए आप लोग भी। तो ये जो है, कहने का मतलब क्या है, ये गरीबों के बहुत बड़े शुभचिंतक हो गए, है ना। जितने भी अभावग्रस्त लोग थे उनके शुभचिंतक हो गए। भारतीय किसानों के प्रतिनिधियों के तौर पर ये डार्क ड्यूक से भी मिले थे, और यहाँ पे जब यार्क के ड्यूक से मिले ये, तो यार्क ड्यूक से मिलने के बाद प्रतिनिधि के तौर पर इन्होंने जब उनसे मुलाकात की, वो एक वाकया है कि ये धोती कुर्ता पहन के वहाँ गए थे और अपनी बात इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रखी, मतलब यहाँ किसानों का प्रतिनिधित्व किया। ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों को इन्होंने आगे बढ़ाया, संगठित रूप से प्रचार करने के लिए इन्होंने यही 2 किताबें जो लिखी थी, वो यही था कि ब्राह्मण जो अपने को सर्वोच्च मानते हैं वो चीज़ें समाप्त होनी चाहिए, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये प्रयास इन्होंने किया। चलिए ये हो गया। देखिए फटाफट याद करते रहिएगा, 2-2, 3-3 प्रश्न या 2-2, 3-3 फैक्ट आप कह सकते हैं कि एक-एक लोगों के बारे में मिलेंगे, और वही बार बार आपको प्रश्न पत्र में भी मिलते रहते हैं।
है ना। अब उसको कैसे आप एग्जामिनेशन हॉल तक लेके जाते हैं ये डिपेंड करता है कि कैसे आप पढ़ते हैं, है ना। एक ऐसे ही समाज सुधारक हुए, इनका एरिया जो था ये बॉम्बे में ही था, बाल शास्त्री जाम्बेकर। और बाल शास्त्री जाम्बेकर का भी काम, बाल शास्त्री नाम लिख लीजिए इनका, बाल शास्त्री जाम्बेकर नाम से आपको पता है कि ये तेंदुलकर, जाम्बेकर, खड़ोदकर, ये जितने होते हैं ये सब तो मुंबई में इनका भी एरिया था, ठीक है। और इन्होंने भी ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती दी थी, बिल्कुल मिलता जुलता इनसे काम है ज्योतिबा फूले से, ठीक है। और हिंदुत्व को लोकप्रिय बनाने का इन्होंने एक प्रयास किया। ब्राह्मणों को तो चुनौती दे रहे हैं लेकिन हिंदुत्व को लोकप्रिय बना रहे हैं। इनका एक पत्र था, एक बार ये पूछा गया है, और उस पत्र का नाम है दर्पण। दर्पण जो था वो इनका पत्र था, इनका ये पत्र था, इसका प्रकाशन इन्होंने दर्पण का किया था, ठीक है। ये सारी चीजें और क्या है। अभी दयानंद सरस्वती के बारे में भी हमको पढ़ना है। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती के बारे में देख लेते हैं। दयानंद सरस्वती के कुछ बेसिक प्रश्न उनके बारे में भी पूछे जाते हैं कि दयानंद सरस्वती जो है उनका बचपन का क्या नाम था। बचपन का नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है। बचपन में आपने इनके बारे में एक कहानी भी पढ़ी होगी, चूहे वाली, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? लगभग सबने पढ़ी होगी, यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा। यूट्यूब पे आप कहानियाँ कहाँ देखते हैं? यूट्यूब पे तो आप ऐसी ऐसी चीज़ देखते हैं जो बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। यूट्यूब पे आप नहीं, मतलब जो लोग देखते हो, बहुत गंदी गंदी चीज़ें कई बार आप देख डालते हैं जो आपको आपके मार्ग से अलग करती है, पथभ्रष्ट करती है आपको। वो ऐसी चीज़ें हैं, कोई भी काम ऐसा जो आप छुपा के कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। और ऐसी चीज़ें आप अगर करते हैं तो समस्याएं हैं, बहुत सारे टाइम बर्बाद करते रहते हैं, बहुत बार गंदी चीज़ें आप पढ़ा करते हैं। उससे अच्छा है कि आप छोटे बच्चों की कहानियाँ ही सुन डालिए। दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की बात अगर हम करें तो दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूलशंकर। आर्य समाज की बात हम कर रहे हैं, या दयानंद सरस्वती, आप हेडिंग डाल लीजिए दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूलशंकर। मूलशंकर बचपन का इनका नाम है। गुजरात में तनकारा एक स्थान पड़ता है, वहाँ पर एक ब्राह्मण के परिवार में इनका जन्म हुआ, ब्राह्मण थे ये। और कुछ समय के बाद 25-26 साल की उम्र थी इनकी, 1824 में इनका जन्म होता है मूलशंकर के रूप में, 1824। और 1845 में ये घर त्याग देते हैं अपना। घर त्यागने का मतलब आप क्या समझते हैं? कुछ करना है। आप लोग भी तैयारी करने के लिए कई बार घर त्यागते हैं, तो आपका उद्देश्य छोटा था, छोटा है, आपके लिए वो बड़ा होगा। इन लोगों का बड़ा सार्वभौमिक उद्देश्य था, बहुत बड़े बड़े उद्देश्य ये लोग पालते हैं। 45 में जब ये घर छोड़ते हैं, भ्रमण करते हैं इधर उधर, 61 तक वो सन्यासी के रूप में पूरे भारत में घूमते हैं। फिर 1875 में ये पहुंचते हैं मुंबई। और 1875 में जब ये मुंबई पहुंचते हैं तो यहाँ पर ये आर्य समाज की स्थापना करते हैं। डेट भी इम्पोर्टेंट है, सन कि कब और कहाँ, और ये पहुंचते हैं मुंबई। तो वहीं पर आर्य समाज की स्थापना ये करते हैं 1875 में, ठीक है। यानी कि अध्यात्म जीवन भी इन्होंने जिया था, एक सन्यासी का जीवन भी इन्होंने जिया था, प्रचार प्रसार किया था अपनी विचारों का पूरे भारत में, और अनुभव भी खूब एकत्र किए थे, ठीक है। कोई भी बाह्य आडंबर, कोई भी अज्ञानता की बात, कोई भी दिखावा इनको बर्दाश्त नहीं था। वेदों को इन्होंने हिंदू धर्म का वास्तविक आधार माना। वेद, इनके लिए वेद सब कुछ थे, वेदों को आधार माना इन्होंने, वेदों को वास्तविक आधार माना। कहा कि जो वेद हैं ये वास्तव में हमारे हिंदू धर्म के आधार हैं, और कोई भी रूढ़वादिता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मूर्ति पूजा हो, चाहे बहुदेववाद हो, अवतारवाद हो, चाहे पशु बलि देने की बात हो, चाहे झूठे कर्मकांड हो, कोई भी अंधविश्वास हो, सबका इन्होंने विरोध किया। कहीं भी प्रश्न आइए आप सीधे इसको टिक करिए, कहीं भी प्रश्न आए ऐसे सीधे इसको टिक करिए कि इसका इन्होंने विरोध किया, ठीक है। अपनी विचारों को इन्होंने फैलाने का भी खूब काम किया।
वेदों को ही, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, वेदों की ओर वापस चलो, वेद ही समग्र ज्ञान के स्रोत हैं। तो वेद ही समग्र ज्ञान के स्रोत हैं, ये इन्होंने कहा। इन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो, इसी कारण से वेदों की ओर लौटो, ये सब नारे पूछे जाते हैं, लौटो, ये सब नारा इन्होंने दिया। वेदों को ही हिंदू धर्म का आधार माना। उन्होंने कहा अगर हिंदू को आपको जानना है कि हिंदू धर्म क्या है तो आप वेदों को पढ़िए, ठीक है, आधार स्तंभ उसको माना। ये इनकी विचारधारा थी पूरी। तो ये दयानंद सरस्वती हुए। अब कभी कभी ये होता है कि ये वेद करके कंफ्यूजन आपको ये हो जाता है, एक वेद समाज भी था। तो दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटने की बात करते हैं, आर्य समाज की स्थापना करते हैं। आर्य समाज का क्या उद्देश्य था ये आपको समझ में आ गया। लेकिन एक था वेद समाज। तो वेद समाज क्या था, इसको भी थोड़ा सा आपको जानना चाहिए, कंफ्यूजन ना हो। यहां पे वेद की बात हो रही है तो ये इनको मत मान लीजिएगा, आचार्य दयानंद सरस्वती नहीं है उसके। केशव चंद्र सेन ने जब मद्रास यात्रा की थी उसके दौरान वेद समाज को स्थापित करने की प्रेरणा की थी, प्रेरणा दी। और ये प्रेरणा मिली के श्री धारालु नायडू को। तो वेद समाज की स्थापना के श्री धारालु नायडू इन्होंने की थी। और इसको प्रेरित किन्होंने किया था, प्रेरित किया था केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इसकी स्थापना हुई थी, है ना। मद्रास की यात्रा जब केशव चंद्र सेन ने की थी, ब्रह्म समाज के आंदोलन का इन्होंने अध्ययन किया नायडू ने। और अध्ययन करने के बाद में कलकत्ता की जब इन्होंने यात्रा की, ये गए कलकत्ता, पहले ये गए मद्रास, मद्रास में इनको प्रेरित किया। और जैसे ये प्रेरित हुए तो ये आ गए कलकत्ता, कोलकाता में आके इसके बारे में, ब्रह्म समाज के बारे में जानकारी इकट्ठा की। और फिर जब यहाँ से वापस जाते हैं तो वेद समाज की ये स्थापना करते हैं, है ना। दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज के रूप में यही वेद समाज था जो बाद में परिवर्तित हो गया, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। ये सब चीज़ें आपको नॉर्मली पढ़ने को नहीं मिलती हैं, छोटी मोटी गाइड में नहीं मिलेंगी, चीज़ों वैसे नहीं मिलेंगी, अच्छी बुकों में आपको ये मिलेंगे, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा समय तक नहीं, 1871 में इसकी स्थापना हुई। 1871 में 2-3 साल इन्होंने चलाया। 1874 की बात थी, इनकी मृत्यु हो जाती है, एक दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये वहीं पर इसमें फूट पड़ जाती है, बहुत आगे लंबे समय तक ये नहीं चल पाता है। चलिए एक और बात करते हैं, रहनुमाई मजदान सभा नाम से वाकिफ हैं, वाकिफ होंगे ही। पेपर अगर आपने पलटा होगा, देखिए आप अगर रास्ता चाहते हैं कि तैयारी कैसे की जाए तो उसका सबसे सरल तरीका मैं बताता रहता हूँ, ओल्ड ईयर के पेपर आप देखिए, उससे सरल कोई तरीका नहीं होता है। रहनुमाई माजदायन सभा, रहनुमाई माजदायन जो सभा थी, इसके सबसे एक प्रश्न बेसिकली बनता है कि ये किससे संबंधित थी, तो ये पारसियों से संबंधित थी। और इसकी स्थापना में कई लोग रिलेटेड थे, तो उनका नाम याद रखना है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये पारसी थी, पारसी संस्था थी, पारसियों से संबंधित थी, पारसियों की ये प्रतिनिधि संस्था थी। 1851 में इसकी स्थापना होती है। और इसकी जब स्थापना होती है 1851 में, तो 1851 में इसकी स्थापना से रिलेटेड होते हैं नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी और MS बंगाली। नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी और MS बंगाली, ये रिलेटेड होते हैं। 3 लोग, तीनों का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तीनों लोग रिलेटेड होते हैं। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में इसने काम किया, पारसियों का जो सामाजिक विधान था उसमें एकरूपता लाने का काम किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, किसी भी तरीके से संगठित होना था, किसी भी तरीके से अपने कल्चर को बचाना था, जो प्रहार लगातार अंग्रेज कर रहे थे। तो ये सब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन या ये जो नेतागण थे, ये जो कार्यकर्ता थे, जो सुधारक थे, वो यही काम कर रहे थे कि किसी तरीके से एकजुट रखा जाए, ठीक है। ये पारसियों से रिलेटेड हो गया।
धर्म की बात करें तो एक वहाबी आंदोलन हुआ है मुस्लिम धर्म से में, वहाबी आंदोलन। और वहाबी जो आंदोलन है, इससे भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न यही बनता है कि जैसे जब ये क्यों आया था वहाबी आंदोलन, अब वहाबी आंदोलन पे पहला प्रश्न ये है कि ये क्यों, आखिर इसकी क्या जरूरत थी। पाश्चात्य प्रभाव सब पे पड़ रहे थे, मुसलमानों पे भी पड़ रहे थे। जो मुस्लिम्स थे उनमें जब प्रतिक्रिया हुई पाश्चात्य प्रभावों की, उसके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई, ठीक है, तो वहाबी आंदोलन, या इसी को एक इसका नाम और है, ये इसको कहते हैं, एक नाम और इसका है वलीउल्लाह आंदोलन। वलीउल्लाह आंदोलन इसी को कहते हैं, या लगा के आप कर सकते हैं। तो वहाबी आंदोलन या वलीउल्लाह आंदोलन। अब वहाबी या वलीउल्लाह आंदोलन ये वास्तव में एक पुनर्जागरणवादी आंदोलन था, पुनर्जागरण हुआ था, है ना। वलीउल्लाह आंदोलन क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने ही मुसलमानों के मतलब प्रथम नेता के तौर पर कार्य किया था। जो मुसलमानों में उनके मूल्यों में गिरावट आई थी, जो प्रभाव पड़ रहा था पाश्चात्य, उसके बारे में वलीउल्लाह ने ही सोचा था और इन्होंने ही इसको शुरू किया था। प्रथम ऐसे नेता थे मुस्लिमों के, इसी कारण से इनके नाम से ही जाना जाता है शाह वलीउल्लाह। इनका नाम पूरा था शाह वलीउल्लाह, और शाह वलीउल्लाह ने सोचा था, इसीलिए इसको वलीउल्लाह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय मुसलमानों के जो रीति रिवाज थे, जो मान्यताएं थी, जो और इनके ट्रेडिशन में जो भी चीज़ें थी, वो अंग्रेजों के या पश्चिमी प्रभाव में आ रही थी। तो उसमें जो कुरीतियाँ व्याप्त हुई थी, उन्हीं की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए इन्होंने ये काम किया, ठीक है। बाद में अब्दुल्ला अजीज और सैयद अहमद बरेलवी इनके साथ जुड़ते हैं। तो अब्दुल्ला अजीज का नाम भी आपको ध्यान रखना है, अब्दुल्ला अजीज, और एक रहते हैं सैयद अहमद बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी। ये दोनों लोग भी इनसे जुड़ जाते हैं, है ना, और ये लोग भी इनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जो अब्दुल अजीज होते हैं, ये अब्दुल अजीज हिंदुस्तान को दारुल हर्ब, काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान करते हैं, है ना। दारुल इस्लाम, इस्लाम का देश, काफिरों के देश से बदल के इसको इस्लाम का देश बनाना है ना। और शुरुआती दौर पर देखा जाए तो सिख सरकार के खिलाफ इनका विद्रोह होता है। फिर जब अंग्रेज से भिड़ंत होती है, तो अंग्रेज जब 1849 में अंग्रेज पंजाब का विलय कर देते हैं, तो अंग्रेजों से इनकी भिड़ंत होती है, अंग्रेजों के खिलाफ ये चले जाते हैं। आंदोलन ये चलता रहता है 1870 तक। बाद में इसको सैन्य बल के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। सैयद अहमद जो थे, ये पटना में भी इसका प्रभाव रहता है। अगर बीपीएससी आपको देना है तो ये नाम पूछा जा सकता है। इनका केंद्र पटना था, वहाँ पे अपना ये काम कर रहे थे, ठीक है। तो एक ये मुस्लिम धर्म से रिलेटेड था, अब इतना तो आपको पता ही है, मुसलमानों से ये रिलेटेड था। उसमें जो प्रभाव पड़ रहे थे उस पर ये लोग चर्चा कर रहे थे। ऐसे ही जो सैयद अहमद बरेलवी हैं, होता ये है कि सैयद अहमद बरेलवी के कुछ शिष्य होते हैं, मीर निथार अली उसमें एक प्रमुख शिष्य होते हैं, जिनको टीटू मीर के नाम से जाना जाता है। तो एक टीटू मीर आंदोलन ये चला देते हैं, इन्हीं के एक शिष्य होते हैं, इनके एक शिष्य होते हैं निथार अली, तो इनको टीटू मीर के नाम से जाना जाता है। और टीटू मीर क्या करते हैं? टीटू मीर बंगाल में एक आंदोलन चलाते हैं, ठीक है। तो टीटू मीर बंगाल के मुसलमान जो किसान थे, और उनको हिंदू जमींदारों और अंग्रेज जो नील सौदागर थे, उनके विरुद्ध संगठित करते हैं। अब अंग्रेज उस समय तक सशक्त हो चुके थे, तो आंदोलन को आतंकवादी और हिंसक करार करके टीटू मीर और इस आंदोलन का खात्मा करते हैं। और जो भी कार्यकर्ता इसके होते हैं, तो वो झड़प होती है उनकी पुलिसों से, धीरे धीरे टीटू मीर भी मारे जाते हैं और ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो टीटू मीर आंदोलन का आपसे पूछा जा सकता है ये कहाँ? तो टीटू मीर आंदोलन जो चलेगा, ये आपका आंदोलन बंगाल में चलेगा। बात समझ में आ गई? तो टीटू मीर आंदोलन जो है ये बंगाल में।
और ये इसी से रिलेटेड है। आप समझ लीजिए कि इनकी विचारधारा जो है वो इन्हीं से मिलती जुलती वहाबी से ही होगी, क्योंकि जो ये सैयद अहमद बरेलवी हैं उन्हीं से, उन्हीं के ऐसे से हैं। एक आंदोलन हुआ फराजी आंदोलन। फराजी आंदोलन ये भी पूछा जाता है। एक नाम आता है हाजी शरीयत अल्लाह, उन्होंने इसको शुरू किया था। हाजी शरीयत अल्लाह, तो हाजी शरीयत अल्लाह ने ये आंदोलन शुरू किया। फराइदी आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस्लाम धर्म की सच्चाई पर इसका मुख्य जोर था कि वास्तव में ये इस्लाम है क्या, उसको बताना चाहते थे ये लोग। पूर्वी बंगाल इसका मुख्य क्षेत्र था और मुस्लिम आबादी को सामाजिक भेदभाव और शोषण जो उनका हो रहा था उसके मतलब उससे बचाना इनका काम था कि उससे कैसे ये बच पाए। ठीक है, बाद में इसमें एक प्रश्न ये बनता है कि इससे रिलेटेड कौन कौन थे। तो एक हाजी शरीयत अल्लाह, एक प्रश्न और इसमें बन जाता है, एक नाम आपको दे दिया जाता है। हाजी शरीयत अल्लाह के पुत्र थे ये दूदू मियाँ। तो दूदू मियाँ का जब नेतृत्व आता है, दूदू मियाँ, तो दूदू मियाँ के नेतृत्व में होता यह है कि ये आंदोलन थोड़ा सा क्रांतिकारी बन जाता है, क्रांतिकारी आंदोलन हो जाता है। इस कारण से बार बार यहाँ से प्रश्न बनाया जाता है। तो दूदू मियाँ आंदोलन को एक नया रूप देते हैं और गांव स्तर से इसको उठा के फिर प्रांतीय स्तर पर ले जाते हैं। बात समझ में आ गई? प्रांतीय स्तर पर ले जाते हैं और मतलब एक ऐसा दल तैयार करते हैं जो हिंदू जमींदारों और पुलिस के विरुद्ध संघर्ष चालू करता है। कई बार इनका दूदू मियाँ का पुलिस के साथ संघर्ष भी होता है और फिर दूदू मियाँ गिरफ्तार किए जाते हैं और फिर दूदू मियाँ 1862 में मर जाते हैं। ठीक है, तो बड़े राजनीतिक कोई प्रश्रय इनको नहीं मिला था, इस कारण से एक धार्मिक आंदोलन के रूप में ये सिमट कर रह गया। लेकिन इन्होंने वास्तव में उस समय विरोध के रूप में देखा जाए तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, अंग्रेजों को परेशान किया था। ऐसे ही एक आंदोलन है अहमदिया आंदोलन। 19वीं शताब्दी में जो आंदोलन हुए तो अहमदिया आंदोलन का भी उसमें जिक्र आता है और जहां भी इंपॉर्टेंट आंदोलन होगा प्रश्न वहीं से तो बनेंगे। तो अहमदिया आंदोलन के बारे में भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, आप लोग रिवाइज करते हैं कि नहीं? जितना पढ़ते हैं अगर उसको 2-3 दिन पर पलट के रिवाइज नहीं करेंगे तो उसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ना पढ़िए वो ज़्यादा सही है। आप लोग मैटर इकट्ठा करने में, वीडियो सेव करने में जितना टाइम लगाते हैं उससे अच्छा आप उसको बार बार रिवाइज करें। जैसे पहली बार कोई क्लास आप देखते हैं या नोट्स बनाते हैं तो उसमें जितना टाइम लगता है दूसरी बार उसका आधा, तीसरी बार फिर उसका आधा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए नोट्स बनाना ज़रूरी होता है अपने हाथ का। नोट्स का मतलब ये नहीं कि पैरेलल एक किताब छाप दें या जो नोट्स में लिखा है उसको उतार दें, अपने तरीके से। जैसे आप अहमदिया आंदोलन, तो अहमदिया आप बीच में लिख दीजिए, अहमदिया आंदोलन आप बीच में लिखिए और इसके बारे में, इसके मेन फीचर चारों तरफ अपना छोटा छोटा लिख लीजिए। बिल्कुल आपका फिगर ऐसे तैयार हो जाएगा। जब भी देखेंगे तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। क्या था? मुस्लिम समाज और धर्म सुधार आंदोलन था। मुस्लिम आप इसको लिख दीजिए, समाज और प्लस धर्म सुधार आंदोलन, एम फॉर मुस्लिम आप बना लीजिए। हिंदू जहां हो यहाँ पे एच लिख दीजिए। मिर्जा गुलाम अहमद ने इसकी शुरुआत की थी। एक तरफ आप लिख दीजिए मिर्जा गुलाम अहमद, हमेशा याद रहेगा कि इसकी शुरुआत की थी। हाँ, इस आंदोलन की शुरुआत कब की थी अगर बात आ जाए? 1889 में की थी। 1889 में, 1889 में इसको शुरू किया था। किस पर आधारित था? उदार सिद्धांतों पर आधारित था। हजरत मोहम्मद की तरह अपना खुद को ये अवतार मानते थे, तो यहाँ यहीं पे लिख दीजिए खुद को ये हजरत मोहम्मद का अवतार मानते थे। तो हजरत मोहम्मद अवतार आप ऐसे लिख देंगे, बस समझ जाएंगे कि हजरत मोहम्मद का अवतार मानते थे। मुस्लिम समाज में सुधार लाने के लिए, जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने के लिए इसको शुरू किया। और गैर मुसलमानों के प्रति जिहाद को बंद करने की भी मांग इन्होंने की। गैर मुसलमानों के प्रति जिहाद को बंद करने की भी इन्होंने मांग की। ये इनकी अच्छाई थी। भारतीय मुसलमानों के मध्य जो पाश्चात्य उदारवादी दृष्टिकोण विकसित हो रहा था उसको बढ़ावा दिया था इन्होंने। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पाश्चात्य जो उदारवादी दृष्टिकोण था, जो पाश्चात्य उदारवादी दृष्टिकोण था उसको बढ़ाने का काम इन्होंने किया था। यहाँ पर ये संकुचित विचारधारा वाले नहीं थे, शिक्षा को बढ़ाने का
काम ये करेंगे, अच्छे अच्छे विचारों को लेने का काम करेंगे, स्त्रियों की दशा सुधारने का काम करेंगे, है ना। तो ये जो आंदोलन था कहाँ से रिलेटेड था, किस सन में, जैसे आपसे पूछ लिया तो कादिया नगर, ये पंजाब था, कादिया नगर पड़ता है पंजाब में, तो कादिया नगर पंजाब से ये शुरू हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे काम इन्होंने किए। और मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने एक पुस्तक भी लिखी थी, बहरीन ये अहमदिया, ये इनकी पुस्तक थी, वह यहीं पर ये ख़त्म हो गया, बहरीन ये अहमदिया। अब इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, इसको आप जितने छोटे में आप बना पाइए अपना बना लीजिए, और उसको 2-3 बार पलटिए, हफ्ते भर में एक राउंड मारिए इस नोट्स पे, अपने रिवीजन का एक होना चाहिए शेड्यूल आपका, नहीं तो इसको पढ़ के कोई आपको ऐसा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है कि आप बिल्कुल एक बार पढ़ लेंगे बस हो जाएगा। यहाँ पे मैं केवल आपको बता रहा हूँ चीज़ें, याद तो आपको करना पड़ेगा ना, ऐसे याद आपको करना पड़ेगा। जैसे दूसरा आंदोलन आ रहा है अलीगढ़ आंदोलन, बड़ा आंदोलन था, कई बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अलीगढ़ आंदोलन की जैसे बात आएगी आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान का नाम तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ आंदोलन से ये जुड़े हुए थे, तो तुरंत इनका नाम आपको ध्यान में आना चाहिए। 1857 का जब विद्रोह होता है तो अंग्रेज सरकार जो है वो कई बार मानने ये लगती है कि इसको वास्तव में जो चलाने वाले थे, जो ये विद्रोह था, उसके कर्ता धर्ता कई बार अंग्रेज मानते हैं कि मुस्लिम थे, ऐसा अंग्रेजों का मानना है। षड्यंत्रकर्ता जो थे वो मुसलमान थे, ठीक है। उधर बहावी आंदोलन भी चला था, उसमें भी गवर्नमेंट ने देखा था कि उनका विरोध हो रहा है। तो इस तरीके से अब ये जो ब्रिटिश होंगे, ब्रिटिश सरकार बाद में ये भी महसूस करेगी कि जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि हमको यहाँ से सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा। अब इनका काम क्या होगा, मुसलमानों को हमेशा विरोध की उससे नहीं देखेंगे, मुसलमानों को मिलाने की कोशिश करेंगे, हिंदू मुसलमान को विभक्त करने के लिए, और मुसलमानों को अपना सहयोगी बनाने का काम ये करेंगे, इस्तेमाल करेंगे कि हम चलो इनको साथ ले लेते हैं, इनकी बातें कुछ मान लेते हैं और इनको सहयोगी बना के साथ में चलते हैं, जिससे कि ये टूट जाए, उधर हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाए, ऐसा काम ये करने लगते हैं, ठीक है। और ये सहयोग कैसे हो सकता था, तभी हो सकता था जब मुसलमानों में कुछ ऐसा बौद्धिक विचार हो जो मुसलमानों को प्रभावित करे, वो अंग्रेजों की तरह मुड़े। तो इस समय मुसलमानों का एक वर्ग था जिसका नेतृत्व कर रहे थे सर सैयद अहमद खान, है ना। तो सरकारी संरक्षण और सरकार का सहयोग वो चाहता था। तो सर सैयद अहमद खान के रूप में उनको एक व्यक्ति मिला जो चाह रहा था कि हमको गवर्नमेंट हेल्प मिले, है ना, सरकारी संरक्षण हमको मिल जाए और गवर्नमेंट हेल्प मिल जाए, सहयोग मिल जाए। तो दोनों चीजें ये चाह रहे थे। ऐसा एक वर्ग था जो मुसलमानों को अगर शिक्षा दे दे, रोजगार दे दे, तो वो अंग्रेजों के साथ जुड़ जाएंगे, ऐसा इनका मानना था। मुस्लिम दशा में सुधार करना, कोई ऐसा वो नहीं था, इनका उद्देश्य केवल यही था कि अगर ऐसा हो जाए, गवर्नमेंट की हेल्प हो जाएगी, तो जो एजुकेशन है वो बढ़ जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी, और मुसलमानों की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, वो सुधर जाएगी, सामाजिक स्थिति सुधर जाएगी। तो सर सैयद अहमद खां के रूप में इनको एक ऐसा वो मिला। सर सैयद अहमद खां की अगर हम बात करें तो दिल्ली में ये पैदा हुए थे, प्रतिष्ठित परिवार में इनका जन्म हुआ था, और न्यायिक सेवा में भी रहे, और अंग्रेज भक्त नौकरशाह के रूप में इन्होंने कार्य किया। जब इनका जन्म 1817 में हुआ था, सर सैयद अहमद खां की बात करें तो 1817 में इनका जन्म हुआ, और एक अंग्रेज भक्त नौकरशाह के रूप में इन्होंने काम किया। अंग्रेज भक्त नौकरशाह के तौर पर इन्होंने काम किया सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। जब ये सेवानिवृत्त हो गए, अपने सेवा से उनकी नौकरी समाप्त हुई, तो ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बन गए।
अंग्रेजों के प्रति समर्पण था ही। तो अंग्रेज सरकार ने उन्हें 1888 की बात है, 1888 नाइटहुड की उपाधि दी थी। नाइटहुड की उपाधि 1888 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें दी और उन्होंने अपील की फिर कि कुरान की शिक्षाओं की व्याख्या पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा की दृष्टिकोण से की जाए। परिवर्तन आने लगा विचारों में। अंग्रेज इनको संरक्षण दे रहे थे, अंग्रेज इनको प्रश्रय दे रहे थे, अंग्रेज इनको पुरस्कृत कर रहे थे। तो पाश्चात्य शिक्षा जो वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति उस दृष्टिकोण से व्याख्या करने की बात ये करने लगे। कुरान की जहां तक बात है तो मुसलमानों की एक धार्मिक कृति ऐसी है जो अगर उसको कह दिया जाए तो उसके अलावा और इस्लाम धर्म में उससे पवित्र कुछ है ही नहीं है ना। अब यहाँ पे बौद्धिकता जुड़ने लगी। उन्होंने कहा कि अब थोड़ा सा मतलब कुरान की व्याख्या समसामयिक बौद्धिक तर्कों और ज्ञान के प्रकाश में वो करने लगे। मानवीय तर्क बुद्धि से कई बार मतलब उन्होंने कहा कि पवित्र कुरान की कोई भी व्याख्या जो मानवीय तर्क बुद्धि से मेल नहीं खाती है वो गलत व्याख्या है, तो उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, उसमें तब्दील करने की ज़रूरत है। और मुसलमानों को उन्होंने इस चीज़ के लिए प्रेरित किया कि जो रीति रिवाज गलत हैं उनको समाप्त करना चाहिए, गलत रीति रिवाजों का अनुसरण नहीं करना चाहिए, है ना। तो उनके मतलब उनका मानना क्या था कि धर्म ग्रहण करने योग्य होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं रह जाएगा तो वो लंबे समय तक नहीं रह चल पाएगा। तो धर्म वास्तव में वही है जो ग्रहण करने योग्य हो। तो धर्म में अगर कोई विकृति आ रही है तो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, अंधानुकरण उसका नहीं करना चाहिए। तो सर सैयद अहमद खां क्योंकि एक बहुत अच्छे शिक्षाविद भी थे और तो उन्होंने प्रयास किए स्कूल खोलने के। सर सैयद अहमद खां ने कई पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद किया। उन्होंने एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की। 1875 की बात है, इनकी बात करें तो 1875 में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना इन्होंने की। और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है ये 1875 में, इसका पूरा नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड इंटरमीडिएट मतलब एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इनका जो प्रयास था वो क्या था, स्त्रियों की साक्षरता बढ़े, इसके लिए इन्होंने प्रयास किया। इनका जो प्रयास था मुसलमानों में जो प्रदा प्रथा है, बहुपत्नी प्रथा है, उसको हटाया जाए। तलाक जो है, तलाक में स्त्रियों की सहमति की बात इन्होंने की, है ना। पीरी और मुरीदी जो प्रथा थी, तलाक में स्त्रियों की सहमति लेने की मांग की। उन्होंने कहा पीरी और मुरीदी जो प्रथा है उसको हटना चाहिए, उसकी निंदा इन्होंने की। और सबसे बड़ी बात थी इनका जो सबसे अच्छा मैसेज था, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ लेके चलना चाहते थे, है ना। दोनों में एकता के समर्थक थे, दोनों धर्म एक होके चले। अब अंग्रेज इनका उपयोग वैसे करना चाहते थे लेकिन इनकी जो मेंटालिटी थी वो ऐसी थी। तो अंग्रेजों से लाभ इनको इसलिए मिल गया कि उस समय इनको जरूरत थी ऐसे सहयोग की, अंग्रेजों को जरूरत थी ऐसे किसी लीडर की, तो अंग्रेजों को लगा तो सहयोग हो गया। लेकिन इनकी जो अंदर की बात थी, जो इनकी आत्मा कहती थी, अंतरात्मा की आवाज़ थी, वो थी कि हिंदू मुस्लिम को एक करके काम किया जा सकता है ना। राष्ट्र का निर्माण इनका कहना था तभी होता है जब हिंदू और मुसलमान एक होके रहेंगे। वैसे कहाँ राष्ट्र, वैसे तो परिवार टूटा हुआ है ना। और एकता जब तक नहीं होगी तब तक हमारा कुछ कल्याण नहीं हो सकता है। इस तरीके से, और यही जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, आगे यही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है ये आगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जैसे इनके कई इनकी विचारधाराएं हैं। जैसे ये कहते थे हिंदू मुस्लिमों के बारे में कि हिंदुओं और मुसलमान जो है, हिंदू और मुसलमान, भारत अगर आप देखें तो भारत की दो सुंदर आंखें हैं, हिंदू और मुसलमान, दो सुंदर आंखें हैं। जैसे तो एक आंख किसी की नहीं रहती है तो कैसा लगता है ना। तो लेकिन हुआ क्या, बाद में इनमें बड़ा परिवर्तन आया, हिंदुओं के विरुद्ध हो गए बाद में ये, और हिंदुओं की निंदा बाद में इन्होंने प्रारंभ कर दी। अब आप सोचेंगे पहले ऐसे थे, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे अंग्रेजों के संपर्क में आए, अंदर से इनकी पहले मेंटालिटी ये थी। मुसलमानों से
इनकी जब नज़दीकी बढ़ी, मुसलमानों के ज़्यादा क्लोज हुए, तो मुसलमानों की कुछ ना कुछ बातें जो थी वो अंग्रेज़ों के हिसाब से इन्होंने व्याख्या की, और मतलब वो अंग्रेज़ों के जब ये करीब हुए तो अंग्रेज़ों का जो उद्देश्य था वो भी कहीं कहीं पूरा होने लगा। ये सांप्रदायिक हो गए, इनका जो रुख था वो सांप्रदायिक हो गया। और एक समय कहते थे कि हिंदू मुस्लिम भारत की दो आंखें हैं, बाद में हिंदू विरोधी हो गए, और इन्होंने कहा हिंदुओं के अधीन मुसलमानों का उत्थान कभी नहीं हो सकता। तो एक बहुत बड़ा नाटकीय परिवर्तन हुआ, बहुत बड़ा नाटकीय परिवर्तन हुआ। तहजीब उल अखलाक एक पत्रिका भी इन्होंने चालू की, उसमें फिर अपनी ये बातें रखने लगे, है ना। तहजीब उल अखलाक एक पत्रिका थी, तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक। तो शुरू में देखिए क्या थे और बाद में क्या हो गए, संगत का यही असर पड़ता है। अलीगढ़ जो आंदोलन था, अलीगढ़ आंदोलन ने शिक्षित मुसलमानों के बीच उदार और आधुनिक पद्धति का विकास किया। और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज जो था वो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए खोला गया था। इस्लाम के दायरे में रह के भारतीय मुसलमान आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर सके, और मुस्लिम समाज में जो विभिन्न बुराइयां हैं, पर्दा प्रथा है, तलाक है ना, ये सब समाप्त हो पाए, स्त्री शिक्षा में सुधार हो पाए। इन सब क्षेत्रों में जो दास प्रथा थी, इस क्षेत्र में कार्य करना इनका उद्देश्य था। ये जो पूरा आंदोलन था अलीगढ़ आंदोलन का अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि विचारधारा का आधार क्या था, तो आधार कुरान था। विचारधारा का आधार जो था वो कुरान था। कुरान के आधार पर ये अपने कल्चर को डेवलप कर रहे थे। लेकिन जो मार्ग अपनाया था, उन्होंने कहा कि मार्ग आधुनिक होना चाहिए, क्योंकि जो इस समय चल रहा है उस हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। अपना धर्म को बताया ना कि धर्म में जो अगर कुरीतियां आ जाएंगी, धर्म में कोई कमी आ जाएगी, ऐसे जो धारण करने योग्य नहीं रह जाएगा, तो वो कुछ दिन बाद समाप्त हो जाएगा। तो जब ये बात जनता को समझ में आने लगी तो इसका समर्थन करने लगे। तो तत्कालीन समय में अगर देखा जाए तो मुस्लिम सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र जो था वो अलीगढ़ आंदोलन बन गया था। बात सर सैयद अहमद खां की भी हो गई और अलीगढ़ आंदोलन की भी हो गई। ठीक है, अब ऐसे ही एक पूछा जाता है आपसे देवबंद स्कूल, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देवबंद स्कूल, ये भी एक धार्मिक आंदोलन ही था। देवबंद स्कूल जो नाम है चर्चा में अभी भी बना रहता है। ये भी एक धार्मिक आंदोलन ही था। मुस्लिम धर्म की रूढ़िवादी उलेमाओं द्वारा प्रारंभ किया गया था। यहां पर जो प्रारंभ हुआ है वो रूढ़िवादी लोगों ने ही शुरू किया है। लोगों की जगह आप उलेमा लिख लीजिए। ये उलेमा थे जो रूढ़िवादी, उनके द्वारा कुरान और हदीस की शिक्षाओं को प्रसारित करना इनका उद्देश्य था। जिहाद को प्रारंभ करना विदेशी आक्रांताओं और गैर मुसलमानों के विरुद्ध। अब इनके दुश्मन कौन हो जाएंगे? जैसे एक तो कुरान हदीस की व्याख्या करेंगे, ठीक है, आपका वो धार्मिक ग्रंथ है, तो कुरान हदीस का प्रचार करेंगे, कुरान और हदीस का ये करेंगे प्रचार, ठीक है। लेकिन ये अंग्रेजों को भी दुश्मन मानेंगे और जितने भी गैर मुस्लिम होंगे उनको भी दुश्मन मानेंगे, क्योंकि शुरू से ही रूढ़िवादी हैं। तो इनका विरोध करेंगे, इनके विरुद्ध हो जाएंगे, इनका विरोध करेंगे। और इनका विरोध कैसे? इनके खिलाफ जिहाद 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 प्रारंभ करेंगे। देवबंद एक स्थान था, वहां पर जैसे कोई पूछे कि देवबंद क्या था, तो देवबंद एक स्थान था, वहां पर एक स्कूल की स्थापना की गई थी, है ना। और मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोही, मोहम्मद कासिम नानोतोही, एक नाम ये याद रखिएगा। और कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है राशिद अहमद
गंगोही, राशिद अहमद गंगोही, इन दोनों लोगों ने मिलके इसकी स्थापना की थी 1866 में। 1866 की बात है, 1866 में इसकी स्थापना इन दोनों लोगों ने मिलके की थी। ये जो लोग थे, ये दोनों, ये धार्मिक नेता के तौर पर थे। अलीगढ़ आंदोलन से अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो उसके विरुद्ध था। वो पाश्चात्य शिक्षा, नए नवे विचारधाराओं और इनको प्रेरित करते थे, उनको प्रोत्साहित करते थे। ये रूढ़िवादी लोग थे। मुस्लिम समाज का पाश्चात्यकरण करने पर उदार रुख उन लोगों ने अपनाया था। इन लोगों ने क्या किया था? कड़ा रुख अपनाया। मुस्लिम समुदाय का नैतिक और धार्मिक उत्थान करने की इन्होंने वकालत की, रूढ़िवादिता के बल पर आगे बढ़ने की बात की, है ना। अलीगढ़ आंदोलन के अनुयायी अंग्रेज सरकार का समर्थन करते थे, लेकिन ये लोग उनको जिहादी, मतलब जिहाद उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ और गैर मुस्लिमों के खिलाफ उनका ये विरोध करते थे। 1888 की बात है, भारतीय राष्ट्रीय गठन के कांग्रेस का जब गठन होता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब गठन होता है तो उसका स्वागत किया था देवबंद स्कूल ने, है ना। सर सैयद अहमद खां का संगठन जो था, उसने उसका विरोध किया था। या आप ऐसे कहिए, राजनीतिक मोर्चे पर जब देवबंद स्कूल की आप बात करेंगे तो 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत इन्होंने किया। और सर सैयद अहमद खान का जो संगठन था, संयुक्त राष्ट्रवादी संघ और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड एसोसिएशन, तो उसके खिलाफ इन्होंने फतवा जारी किया था इन लोगों ने, देवबंद स्कूल ने, ठीक है ना। वो भी उसके खिलाफ होंगे क्योंकि उसमें अंग्रेजों के वो समर्थक थे, तो उनका तो ये विरोध कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का ये स्वागत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आंदोलन है, ये सर सैयद अहमद खां का विरोध कर रहा है और मुस्लिम समाज के लिए जो भी सुधार कार्य किए जा रहे हैं उनका भी विरोध कर रहा है, क्योंकि वो नवीन विचारधारा पर आधारित है और ये लोग हैं रूढ़िवादी। इतना दिमाग में बिठाए रहिएगा, ठीक है। सर सैयद अहमद खां के जो भी प्रयास हैं, वो ये लोग कहेंगे कि वो बहुत बेकार है, बहुत आत्मघाती प्रयास कर रहा है, वो बेकार है, खुद की पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति, अंग्रेजों की अंग्रेजियत, ये सब क्या है? पर्दा प्रथा क्यों समाप्त हो रही है? क्योंकि मुस्लिम धर्म में पर्दा प्रथा, जो रूढ़िवादी लोग हैं वो नहीं चाहेंगे कि समाप्त हो। बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं भी आपको नकाब पहने मिलेंगी, बहुत कम संख्या है जो आपको मिलेगी कि वो नॉर्मल कपड़े पहन के बाहर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चल रहा था। फिर इसमें एक नाम आता है मोहम्मद उल हसन। तो मोहम्मद उल हसन जो है, मोहम्मद उल हसन इसमें जुड़ता है। तो मोहम्मद उल हसन देवबंद स्कूल के धार्मिक विचारों को राजनीतिक और बौद्धिक रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और ऐसे ये चलता है। तो मोहम्मद उल हसन का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। इसके एक समर्थक थे सिबली नुमानी, जिसके नाम पर कई बार यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछा गया है, सिबली नुमानी। और सिबली नुमानी इसके संस्थापक नहीं थे, ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड थे देवबंद स्कूल से, ये भी एक सदस्य थे, ये भी इससे रिलेटेड थे, समर्थक थे इसके देवबंद स्कूल के। तो जो सिबली नुमानी हैं, ये शिक्षा की पद्धति में अंग्रेजी और यूरोपीय विज्ञान को सम्मिलित करने पर इन्होंने अपनी सहमति जताई थी। इन्होंने कहा था कि जो शिक्षा है, तो शिक्षा में विज्ञान होना चाहिए, और जो पद्धति है, जो यूरोपीय पद्धति है, यूरोपीय पद्धति का भी इन्होंने कहा कि ठीक है, होना चाहिए, इसका सम्मेलन होना चाहिए, है ना। और इन्होंने, सिबली नुमानी जो थे, नदवा ताल उलूम और दारुल उलूम, इसकी स्थापना इन्होंने की थी लखनऊ में। लखनऊ में नदवा ताल उलूम पूछा जाता है और दारुल उलूम, इसकी स्थापना की थी। और यूपी में, इसीलिए यूपीपीसीएस में इसको पूछा जाता है क्योंकि ये यूपी में इनका यह काम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी जो अच्छी बातें मानेंगे। और ये फिर वही बात आ जाएगी,
यहां से ये रिलेटेड तो है देवबंद स्कूल से, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक इनको माना जाता है, शिबली नुमानी को हिंदू और मुस्लिम एकता का समर्थक इनको माना जाता है। 1894-96 की बात है जब इन्होंने ये नदवा तालुलुम और दारुल उलूम की स्थापना की थी। दोनों धर्मों में एकता की बात ये कर रहे हैं, सद्भाव की बात कर रहे हैं, आपसी सद्भाव, प्रगति करने की का रास्ता यही बता रहे हैं कि तभी हो सकता है जब हम लोग मिल के चलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा उदारवादी दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। ठीक है, तो हमने हिंदू देख लिया, मुस्लिम देख लिया, सिख अभी बचा है। अब जैसे पारसी में जो प्रश्न पूछा था, यूपी की जहां तक बात है, जैसे रहनुमाई माजदयान सभा जो थी, कभी कभी रहनुमाई माजदायसन सभा भी आपको मिलेगा, तो पारसी समाज का पुनरुद्धार करने का वो काम कर रही थी। ठीक है, अब उसमें नाम एक आध यहाँ और पूछे गए हैं, जैसे एक नाम एक KR कामा का भी उसमें आता है, तो उसको भी ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे UPPCS में वो पूछा गया है। ये सब लोग मिलके काम कर रहे थे। नौरोजी फरदोनजी मैंने आपको बताया था, दादा भाई नौरोजी बताया था। एक नाम आपको मैंने बंगाली MS बंगाली का बताया था, SS बंगाली का, ऐसे ही KR कामा भी याद कर लीजिए। ठीक है, और इन्हीं लोगों ने एक पत्रिका निकाली थी पारसियों तक पहुंचाने के लिए, जो संदेश थे वो पारसियों तक कैसे पहुंच पाए, तो ये एक पत्रिका थी राष्ट्रगोप्तार, तो उसमें ऐड कर लीजिएगा, राष्ट्रगोप्तार इन्होंने पत्रिका भी निकाली थी, पत्रिका राष्ट्रगोप्तार इनकी थी। तो ये पारसी सुधार आंदोलन जो आप पढ़ रहे थे उसमें ये होना चाहिए। सिखों का बचा है, सिखों को भी देख लेते हैं, ये समाप्त हो जाएगा। जैसे कई बार आप लोग बहुत महत्वपूर्ण पढ़ के भी छोड़ देते हैं, प्रार्थना समाज और दयानंद सरस्वती आप पहुंचते हैं, आर्य समाज, और फिर आप कहते हैं ये खत्म। हर धर्म में हुए ना, तो सिख धर्म का भी तो आपको पढ़ना है, पारसियों का भी तो पढ़ना है, मुस्लिम धर्म का भी तो पढ़ना है, बाकी जहां जो आएगा आता रहे। एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, तो सिख धर्म में जो हुए, ये सिख धर्म का जो विरोध होगा वो ईसाई मिशनरियों से होगा, और साथ में जो हिंदू रूढ़िवादी होंगे, तो सिख आंदोलन जो हुए, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन ही है, सिख सुधार आंदोलन आप कह सकते हैं, सिख सुधार आंदोलन। तो ये जो आंदोलन होंगे वो किसके विरुद्ध होंगे? ये विरोध किसका करेंगे? एक तो ये विरोध करेंगे किसका? अंग्रेजों का विरोध तो करेंगे ही, साथ में ईसाई मिशनरियों का भी विरोध करेंगे, और हिंदू रूढ़िवादी जो संगठन है उनका विरोध करेंगे। इन्होंने आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया, और आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अमृतसर की बात है, अमृतसर में 1873 में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ, सिंह सभा आंदोलन। और सिंह सभा जो आंदोलन प्रारंभ हुआ, इसको लिख लीजिए, सिंह सभा आंदोलन 1800 कब प्रारंभ हुआ? 73 में अमृतसर में। इनका पहला उद्देश्य था कि शिक्षा जो है, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा में दशा सुधारी जाए, शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। और दूसरा था कि जो भी ईसाई मिशनरियां आ रही हैं, जो रूढ़िवादी हिंदू हैं, हिंदू रूढ़िवादी जो संगठन है, वो जो अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं, उससे लोगों को बचाया जाए, मतलब सिख धर्म को बचाया जाए। लोगों को क्या? अब शिक्षा की बात आती है तो इन्होंने खालसा स्कूल बनाए, खालसा स्कूलों की स्थापना इन्होंने शुरू की, और खालसा स्कूल पूरे पंजाब में फैलाए इन्होंने। ये काम कर रहे थे, लेकिन उसी समय अकाली आंदोलन, सिंह सभा में ही एक अकाली आंदोलन प्रारंभ होता है। और जब अकाली आंदोलन प्रारंभ होता है तो ये थोड़ा सा फास्ट होते हैं, ये उग्र होते हैं, और खालसा स्कूल तब सबसे ज़्यादा सफल हो पाते हैं जब ये अकाली आंदोलन शुरू होता है। सिंह सभा की शाखा ये थी, गुरुद्वारों का प्रबंध सुधारना, मेन इनका कार्य क्या था? ये गुरुद्वारा प्रबंध। एक बार ये प्रश्न पूछा गया है कि अकाली आंदोलन क्या था, तो गुरुद्वारा प्रबंध व्यवस्था, गुरुद्वारा प्रबंध को सुधारने के लिए, प्रबंध को वहाँ पे सुधारने के लिए ये लोग काम कर रहे थे।
गुरुद्वारों को, जैसे बहुत सारे भ्रष्ट वहाँ पे लोग आ गए थे, महंत लोग बैठे हुए थे, मठाधीश, तो बहुत बार उसका आप देखते हैं कि ऐसे जो संस्थान होते हैं धार्मिक, उनका जो धन है उसका दुरुपयोग होने लगता है। जिस उद्देश्य से, जिस विचारधारा से उनकी शुरुआत की गई थी, उससे वो भटक जाते हैं। सरकारी संरक्षण की आड़ में कई बार ऐसा होने लगता है कि भ्रष्टाचार में लिप्त वो सब हो जाते हैं। तो अकाली जो थे, अकाली लोग यही थे कि वहाँ यही काम कर रहे थे कि वहाँ पे प्रबंधन सुधार दिया जाए, क्योंकि जो जिसको हम फॉलो कर रहे हैं वही सही नहीं है तो कैसे आगे सही होगा। ठीक है, 1922 की बात है, सिख गुरुद्वारा एक्ट फिर ये लोग पास करा ले जाते हैं। अब प्रयास करते हैं कि इसको किसी तरीके से प्रबंध को सुधारा जाए। तो 1922 में सिख गुरुद्वारा एक्ट पास करती है गवर्नमेंट, और जब ये एक्ट पास हो जाता है तो वहां पर जो प्रबंध है पूरा, तो वो भ्रष्टाचार से मुक्त काफी हद तक हो जाता है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी एक बनाई जाती है और उसको गुरुद्वारों का प्रबंध सौंप दिया जाता है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी इसको बनाया जाता है और इसी को प्रबंध सौंप दिया जाता है। ये लोग अपना क्षेत्रीय स्तर पर काम करते रहते हैं, लेकिन अकाली जो थे वो उग्र थे। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भी वो आवाज उठाते हैं, स्वतंत्रता संघर्ष में भी सराहनीय भूमिका निभाते हैं। उस समय तक सांप्रदायिक कोई वैसा काम नहीं करते हैं, कोई हत्याएं ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब एक वर्ग ऐसा भी था जो वास्तव में देखा जाए तो वो विदेशी वर्ग था, पाश्चात्य बुद्धिजीवी थे जो यहाँ पे थे। थियोसॉफिकल आंदोलन के बारे में हम बात कर लेते हैं, वो भी यहाँ पर कुछ काम कर रहे थे, है ना। अच्छे लोग सब कहीं होते हैं, तो उनमें से भी कुछ अच्छे थे। अब हम बात कर लेते हैं थियोसॉफिकल आंदोलन के बारे में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात आपने सुना है ना, तो ऐसे थियोसॉफिकल आंदोलन के बारे में हम बात करते हैं, उसी में भी पढ़ेंगे। थियोसॉफिकल आंदोलन, थियोसॉफिकल जो आंदोलन है, दो नाम आप याद रखिएगा, एक HP ब्लावैट्स्की, ये मैडम थी, और एक कर्नल थे MS अलकाट। HP ब्लावैट्स्की, चलो मैं हिंदी में ही लिख दे रहा हूं, बैटस्की, अंग्रेजी में ज्यादा कठिन पड़ जाएगा, है ना। और दूसरे कर्नल MS अलकाट। ये दो पाश्चात्य बुद्धिजीवी थे, पाश्चात्य बुद्धिजीवी थे। इन्होंने थियोसॉफिकल आंदोलन की शुरुआत की। भारतीय विचार, भारतीय संस्कृति से बहुत ज़्यादा ये प्रभावित थे, बहुत इन पर प्रभाव था, बहुत उसको मानते थे, अच्छा मानते थे, है ना। 1875 की बात है। 1875 में अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की इन्होंने क्या की, स्थापना कर दी। वहां पे सेंटर जो था वो उतना बढ़िया से काम नहीं कर पा रहा था। 1882 की बात है, मद्रास में, मद्रास लेके आ गए इसको। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास में एक स्थान पड़ता है अडियार, वहां पर बना लिया। तो ये अडियार स्थान पे मद्रास में 1882 में इन्होंने बना लिया। इनका जो मानना था वो ये था कि ईश्वरीय ज्ञान जो है, ईश्वरीय ज्ञान को आत्मिक हर्षोन्माद और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की तरह ये प्रयोग करते थे। कहने का मतलब, एक लाइन इनके बारे में कही जाती है कि जो भी इसके अनुयायी थे वो ईश्वरीय ज्ञान को आत्मिक हर्षोन्माद और अंतर्दृष्टि द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करते थे। यानी कि ईश्वरीय ज्ञान कैसे मिले, तो आत्मिक हर्षोन्माद, आत्मा अगर प्रसन्न रहेगी, जो मन चंगा तो कटौती में गंगा वाली स्थिति है ना। और अंतर्दृष्टि, हमारा अंतर मन जो है वो क्या कहता है। तो अगर ऐसा करना है
तो जाहिर सी बात है आपको योग, ध्यान, चिंतन, मनन, इन पर ध्यान देना पड़ेगा। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम ये सब करते हैं। योगा जो आजकल चल रहा है, खैर आज तो योगा फिटनेस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुका है, लेकिन योग का वास्तविक मतलब क्या है? योग वास्तव में मन को पवित्र करता है। योग मन को पवित्र करता है। मन को पवित्र करेगा, आपका मन शुद्ध रहेगा, आपका शरीर भी तब शुद्ध रहेगा, अच्छे विचार आएंगे। ठीक है, जितना भी हमारा संस्कृति, हमारा धार्मिक ज्ञान, हमारा जो कल्चरल नॉलेज है, उपनिषद की बात करें, सांख्य की बात करें, वेदांत की बात करें, गीता की बात करें, सब इन्होंने कहा कि ये सब बहुत महत्वपूर्ण है ना। सर्व कल्याण की बात ये करते थे, पूरे विश्व स्तर पर ये बात करते थे कि सबका कल्याण होना चाहिए, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जो भी हमारे संविधान में लिखा है, सब इनका उद्देश्य था कि इस तरीके किसी भी तरीके का भेदभाव ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों का कल्याण होना चाहिए। बात समझ में आ गई? कल्याण की बात ये करते थे। प्रकृति के जो अनसुलझे रहस्य हैं, मानव शक्ति के जो अनसुलझे रहस्य हैं, उनको उजागर करने की बात ये लोग करते हैं। हिंदू धर्म की जो प्राचीन गौरव गाथा है, हिंदू धर्म की जो प्राचीन विरासत है, उसको पहचानने, पुनर्स्थापित करने की बात करते हैं। अल्काट जो है 1907 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और जब इनकी मृत्यु होती है तब इसमें जोड़ती हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट वही जो अध्यक्ष है, पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय अगर देखा जाए, सरोजिनी नायडू, और ये चुनी जाती हैं अध्यक्ष इसकी, किसकी? थियोसॉफिकल आंदोलन की। और जब ये अध्यक्ष बनती हैं तो ये और ज़्यादा लोकप्रिय हो जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी आंदोलन जो है ये बहुत तेज़ी से लोकप्रिय होता है। एनी बेसेंट भी 1893 में भारत आ गई थी। सेंट्रल हिंदू स्कूल एनी बेसेंट ने खोला था बनारस में। सेंट्रल हिंदू स्कूल ये बनारस में खोला था इन्होंने। 1893 में ये भारत आई थी। ठीक है, तो धीरे धीरे ये आंदोलन बहुत लोकप्रिय होता है। ये भी इससे जुड़ी थी, ये ऐसे दिमाग में बिठाते जाइए। इनकी जो विचारधारा थी वही थी, हिंदू गौरव गाथा को तो जगाना है, लेकिन स्मार्ट शिक्षा भी होनी चाहिए, पाश्चात्य वैज्ञानिक विषयों की पढ़ाई करवानी चाहिए, हिंदू धर्म के बारे में बताना चाहिए, है ना। और यही जो सेंट्रल हिंदू स्कूल है 1915 में आके BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में बदल गया। आपको सामने है, बात समझ में आ रही है? तो हिंदू धर्म की शिक्षा और पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा आज भी आपको BHU में दिखेगी। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम इन लोगों ने किया, है ना। धर्म की बात ये लोग करते हैं, लेकिन किसी धर्म का विरोध ये नहीं करेंगे कि हिंदू धर्म ही सही है, सारे धर्म और बेकार हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो हिंदू धर्म की प्राचीन समृद्ध विरासत को जगाएंगे, उससे लोगों को अवगत कराएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आजादी से क्या मतलब है। आजादी से मतलब यह है कि अपनी कल्चर को बचा के रख रहे हैं। सोसाइटी क्या कर रही है? पाश्चात्य वर्ग के रूप में समाज का एक छोटा हिस्सा के तौर पर यह कार्य कर रही है। धार्मिक परिवर्तनवादी के रूप में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ये सफल भी नहीं हुए कि बिल्कुल सब बदल के रख देंगे, लेकिन लोगों को अवगत कराया कि तुम कुछ थे, आज गुलाम हो, लेकिन एक समय थे। और जब तुमको कहा जाता है ना कि हमारे बाबा बहुत बड़े इंसान थे, आज हम बहुत खराब मोपेड से भी नहीं चल पा रहे, वो हाथी पे बैठ के चलते थे, तो एक बार जोश जगता है, लगता है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, आज हम फिर से मर्सिडीज खरीद सकते हैं। पुराने लोग जो हाथी चलते थे, आज मर्सिडीज से चलिए आप, और अच्छी गाड़ियाँ BMW लेके चलिए, तो वही स्थिति है। वो लोग भी अपने हिसाब से शौक करते थे। ठीक है, तो इससे प्रेरणा मिली। आप हर जगह रिजल्ट मत देखिए। जैसे
क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है हर जगह पे प्रश्न के लिए ही नहीं पढ़ाया जाता है। कुछ चीज़ें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, कुछ जोश बढ़ाने के लिए, कुछ चीज़ें आपको इसलिए दी जाती हैं कि आप उसको पढ़ के समझ के जीवन को जीना सीख सकें, कुछ चीज़ें इसलिए कि पढ़ना सीख सकें। तो ये आंदोलन का एक ऐसा पक्ष है जहाँ पर आप में जोश जग रहा है, मतलब आप, हम लोग तो थे नहीं, जो लोग थे उनमें जोश जग रहा है, जो मतलब अंतर्मन है वो अंदर से धिक्कार रहा है कि हम गुलाम हो गए। आज इतना समृद्ध विरासत, सांस्कृतिक विरासत हमारी थी, तो हमारी चेतना जागृत करने का प्रयास इस ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से होता है। तो इन लोगों ने किया है ना, परंपरागत रीत रिवाज, दर्शन, इन चीज़ों से परिचित कराया और हमारी जो समृद्ध विरासत थी उससे परिचित कराया, उनका गुणगान किया। ठीक है, तो एक हमने गौरवान्वित, हमें जो गौरवान्वित महसूस कराने का कार्य था वो इसने किया। तो ये लगभग हमने देख लिया सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अगला जो हमारा चैप्टर होगा उसके अंतर्गत हमको देखना है विद्रोह, है ना, प्रमुख भारतीय विद्रोह, उसमें किसान विद्रोह, जन विद्रोह, 20वीं सदी के किसान विद्रोह, ऐसे करके हम मतलब देखेंगे, जनजातीय विद्रोह। तो ये सब हमको कंप्लीट करना है, अगली क्लास में करेंगे। क्लासें इधर तेजी से चलेंगी जिससे जल्दी सब कंप्लीट हो जाए, फिर टेस्ट चालू हो जाएंगे आपके, जैसे एक सेगमेंट पूरा होगा 2-3 टेस्ट उस पर होंगे। थैंक यू।